गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग के सामने आज फिर इस सीरीज का एक अगला अध्याय लेकर के आया हूँ। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इस टॉपिक का नाम हम लोग का है रेस्पिरेशन, श्वसन। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर श्वसन से हमारा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो अपना पिछला सीरीज देखा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का था। आज का हम लोग का टॉपिक जो है रेस्पिरेशन का है, मीन्स श्वसन का है। श्वसन से भी आपको 70 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम। तो इस तरीके से आज आपको रेस्पिरेशन का पहला सेट है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस हम लोग कहेंगे कि श्वसन की क्रिया विधि। पहली बात तो जान लीजिए ग्लाइकोलिसिस है क्या जो है, तो हम लोग कहेंगे श्वसन श्वसन की क्रिया विधि, श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि दो होती है या दो चरणों में संपन्न होती है। एक को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, 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 और दूसरा हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, या आप कहते हैं टीसीसी, ट्राई कार्बोक्सिल सर्किट, टीसीसी। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। हम लोग कहेंगे कि ये श्वसन की क्रिया विधि होती है। तो ये श्वसन की क्रिया विधि हमारी ये सबसे पहली ये होती है, दूसरी हमारी ये होती है। दो चरणों में हमारी पूर्ण होती है जो है श्वसन की क्रिया विधि। पहला ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब चक्र। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस हमारा बॉडी में कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या केंद्रक में, या लाइसोसोम में। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कोशिका द्रव्य में होता है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आप समझ गए होंगे। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य में हमारा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। लाइट है क्रेब चक्र का भी मिलेगा। क्रेब चक्र आपको मालूम भी है कि क्रेब चक्र कहाँ होता है। हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर हमारा क्रेब चक्र होता है, क्रेब्स, क्रेब्स चक्र। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो चुका है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, और जबकि हम लोग कहेंगे क्रेब चक्र हमारा कहाँ पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला ग्लाइकोलिसिस के समय ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन कहाँ होता है? हम लोग कहेंगे डायरेक्ट हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज से डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं मिल जाती जो है। हम कहेंगे ग्लूकोज का क्या होता है, जो है एथिल अल्कोहल में परिवर्तन होता है और पायरूविक एसिड में परिवर्तन होता है। हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, ये ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हमारी दो चरणों में पूर्ण होती है। देखिए ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस हमारा दो चरणों में पूर्ण होता है, दो चरण में पूर्ण होता है हमारा, दो चरणों में। पहले के तहत हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, O2 की उपस्थिति में, उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। और दूसरा हम कहेंगे O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति में। इसी O2 की अनुपस्थिति में ही हम लोग कहेंगे कि C2H5OH बनता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये देखिए ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन हम लोग कहेंगे कहाँ होगा? पेशियों में होगा, फेफड़ों की कोशिकाओं में होगा, बैक्टीरिया में होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे मसल्स में होगा। कहाँ पर होगा? मांसपेशियों में होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या होगा? हम कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का हमारा अंतिम चरण क्या होगा? हम कहें ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन होगा, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होगा, स्टार्च का ग्लूकोज में परिवर्तन होगा, प्रोटीन का ग्लूकोज में परिवर्तन होगा। तो हम लोग कहेंगे कि अंतिम में क्या होता है, अंत में क्या होता है? हम कहेंगे कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में परिवर्तन होगा। क्या होगा? पायरुविक। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया हमारी ये 10 चरणों में पूर्ण होती है, 10 चरणों, 10 चरणों में पूर्ण होती है।
10 चरणों में पूर्ण होती है। तो आप समझ गए होंगे कि 10 चरण में पूर्ण होती है, तो 10वां चरण हमारा क्या होगा? 10वां चरण होगा पायरुविक एसिड का निर्माण। तो इस तरीके से हमें ये ऑप्शनल सही होता है। ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में परिवर्तन होता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो है कोशिकीय श्वसन कहां पर होता है? हम लोग को मालूम हो गया कि कोशिका का अवशोषण, कोशिकीय सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होता है? एक तो हमारा वायु रेस्पिरेशन होता है, वायु श्वसन होता है, दूसरा आंतरिक श्वसन होता है। आंतरिक श्वसन ही हमारा क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। मीन्स कोशिकाओं में श्वसन, तो कोशिकाओं में श्वसन कहां होगा? हम कहेंगे कोशिकीय श्वसन कहां होता है? हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है? कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और उस कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उस माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम लोग ग्रेना भी कहते हैं। तो इस ग्रेना और F1 पार्टिकल्स में ही हमारा क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन। देखिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र की खोज किसने की? हम लोग कहेंगे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक, TCC या TC, ये देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र, तो इसे हम लोग कह सकते हैं TCC चक्र साइकिल, TCC। तो ये TCC का भी हमने बताया था कि हमारा जो श्वसन की क्रिया विधि होती है 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक तो ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हमारा क्रेब चक्र। क्रेब चक्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? TCC बोलते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि खोज किसने की थी? हम कहें क्रेब्स ने किया था, और इसने अपने नाम के आधार पर ही जो है क्या कर दिया, उसका नाम पहले क्रेब्स साइकिल रख दिया। लेकिन जब बायोलॉजिकल सिस्टम में उसको देखा गया तो उसे बोला गया जो है कि नहीं, ये जो कंपाउंड्स बना है इसके तहत हम लोग कहेंगे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र इसका नाम देना चाहिए। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में कौन सा पद समान होता है? मीन्स हम कहेंगे कि अवायवीय का मतलब होता है, हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। और दूसरा हम लोग वायवीय के तहत कहेंगे वायवीय, O2 की उपस्थिति, उपस्थिति। अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारा क्या होगा? हम कहें कौन सा पद समान होगा? मीन्स अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी, ऑक्सीजन रहेगा तो भी ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा, ग्लूकोज टूटेगा और वो भी समान यौगिक में टूटेगा। तो उस यौगिक का क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे उस यौगिक का हमारा जो पद होगा या प्रक्रिया होगी उसे हम लोग कहें ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स हमने बताया था कि ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो एथिल एल्कोहल बनता है, जबकि O2 की उपस्थिति में होता है तो पायरुविक एसिड बनता है। तो यहाँ पर अवायवीय और वायवीय के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुई तो एथिल एल्कोहल का निर्माण हुआ, और जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर होती है तो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 7वां क्वेश्चन। देखिए, कोशिका में बिजली घर, अब आपको मालूम है जो है कि पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस। बिजली घर का मतलब हो गया क्या? हम लोग कहेंगे बिजली घर का मतलब हो गया ऊर्जा का पावर हाउस। बिजली घर से हम लोग को मिलती है, क्या मिलती है? अब देखिए नाम यहाँ पर नया मिलेगा आपको, ये बिजली घर। ये बिजली घर को हम लोग क्या कहेंगे? ये बिजली घर, बिजली घर, ये बिजली घर को हम लोग कहेंगे ऊर्जा का पावर हाउस। क्या बोलेंगे? ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस।
ये ऊर्जा का पावर हाउस ही हमारा बिजली घर होता है। बिजली घर का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि ऊर्जा का ये क्या होता है, भंडारण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए कोशिका में बिजली घर कहाँ प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में कैटाबोलिज्म एंजाइम हो कहलाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। जहां मिला बिजली घर या ऊर्जा का पावर हाउस, आप जनरली जानते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए। बोला कोशिका अंगक जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एवं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, हम लोग कहेंगे कि वह हमें अंग चाहिए। वह कौन सा हमारा अंग है? तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे कोशिका का वह कौन सा अंग है जहां पर इलेक्ट्रॉन परिवहन, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, और इसे हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र एवं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, चक्र होता है, और इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। तो हम लोग को मालूम है कि कहाँ पर होगा फास्फोराइल। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र हमारा कहाँ होगा, हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पर होगा? हमने बताया था कि हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के तहत हम लोग को मालूम है कि क्या होता है, यहाँ पर ग्रेना होते हैं, और ग्रेना के तहत हम लोग कहेंगे कि क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि इस पर F1 पार्टिकल्स होते हैं, F1 पार्टिकल्स होता है। तो ये F1 पार्टिकल्स हमारे देखिए ग्रेना पर ही पाए जाते हैं, इसे हम लोग ग्रेना कहते हैं, ये ग्रेना है, और इस ग्रेना पर जो है लगे होते हैं F1 पार्टिकल्स, और इसी पर होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, और इसी ग्रेना पर जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, तो इसलिए हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन यहीं पर होता है, श्वसन ग्रेना, या हम कहें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और ग्लूकोज के अणु क्या करते हैं, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक करते हैं, टूटते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन चक्र भी इसे कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है देखिए क्रेब चक्र का महत्व होता है, क्रेब साइकिल का क्या हमारे इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, हम कहेंगे ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण। आपको मालूम भी है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है सबसे अधिक, हम लोग कहेंगे एटीपी का सबसे अधिक निर्माण हमारा क्रेब साइकिल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मीन्स हम कहेंगे ग्लूकोज के एक अणु से जो है हमारे 30 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि 8 एटीपी का निर्माण हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा हम कहेंगे साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसके द्वारा एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है ऑक्सीकारक फास्फोरिलाइजेशन द्वारा। मीन्स 9वां का आपको ऑप्शन मिलता है ए। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, अवायवीय मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्या बोलेंगे हम लोग, अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है, अवायवीय श्वसन में मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी अवस्था होती है, ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन होता है, या क्रेब चक्र, या ग्लाइकोलिसिस। आपको तो मालूम है कि अवायवीय श्वसन हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में होता है। तो इस तरीके से 10वां का ऑप्शन आपको क्या मिलता है, सी मिलता है। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन के समय फास्फेट ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा किस पद में बनती है। मीन्स हम कहेंगे कि जो हमारी एनर्जी मिलती है हमें, या एनर्जी का जो निर्माण होता है, हम कहेंगे एनर्जी का निर्माण हम कहेंगे कि हमारे क्या होगा, श्वसन की क्रिया विधि में होती है। तो श्वसन की क्रिया विधि में 2 ही चरण होते हैं, एक ग्लाइकोलिसिस, एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें बनती है, हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हम कहें क्रेब चक्र में सर्वाधिक मात्रा किस पद में बनती है, ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा हमें मालूम हो गया, ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा हम कहें किसमें मिलेगी, हमारा हम कहेंगे क्रेब चक्र में मिलती है। कितनी मिलती है, हम लोग कहेंगे क्रेब चक्र से, देखिए क्रेब चक्र से मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि 30 एटीपी का निर्माण होता है, 30 एटीपी का निर्माण होता है, 30 एटीपी का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस चरण में हम लोग कहेंगे 8 एटीपी
का निर्माण होता है। और टोटल हम लोग कहते हैं जो है कि एक एक अणु ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज ग्लूकोज से, यही 30 और 8 को हम जोड़ कर कहते हैं एक अणु ग्लूकोज से 38 38 एटीपी एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि श्वसन के समय जो है सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा हमारा किससे मिलती है, क्रेब्स चक्र से मिलती है, मीन्स टीसीसी से मिलती है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन देखिए, खरगोश का कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है। तो यहाँ पे देखिए बातें आ गई ये रैबिट्स की, और रैबिट्स के तहत ही हम लोग कहेंगे ह्यूमन का भी होता है। यहाँ पर रैबिट से हो या हम कहेंगे या मनुष्य, या मनुष्य। देखिए रैबिट्स या मनुष्य का कौन सा अंग श्वसन में सहायक होता है। हम कहेंगे कि ये हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, मीन अंतरा परसुक पेशियां, इंटरकॉस्टल मसल्स, अंतरा परसुक मसल्स। हम कहेंगे कि हमारे बॉडी में कुल मिलाकर के 24 रिब्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। अब प्रत्येक पसली एक दूसरे के हेड और टेल के माध्यम से, हेड और टेल के तहत जुड़ी होती है। एक रिब्स का हेड दूसरे रिब्स का जो है टेल, हम कहेंगे इंटर मसल्स कॉस्ट, इंटर कॉस्टल मसल्स द्वारा क्या होती हैं, डायगोनल जुड़ी होती हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अगर ये हमारे रिब्स हैं, ये रिब्स हैं हमारे, तो ये दो रिब्स का ये प्रोसेस हमारा देखिए, इसका हेड हुआ और इसका हम लोग कहेंगे टेल। तो देखिए इस तरह से ये हमारा क्या है, ये हम लोग कहेंगे रिब्स है, ये पसलियां हैं, ये पसलियां हैं, रिब्स पसलियां, ये पसलियां हमारी हैं, ये भी हमारी पसली है, ये भी हमारी पसलियां हैं, पसली है, पसली है, ये भी हमारी पसली है। और दोनों पसलियां आपस में जो है जुड़ी हैं किसके द्वारा, इंटरकॉस्टल मसल्स द्वारा। इसी के द्वारा इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती रहती हैं। इस अनैच्छिक क्रिया के द्वारा हम कहेंगे कि हमारी जो पसलियां हैं वो क्या करती हैं, सिकुड़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया जो है कि खरगोश या मनुष्य में हो, उसमें सहायक, श्वसन में सहायक अंग कौन सा होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। देखिए निश्वसन की अवस्था में डायफ्राम, निश्वसन में हम कहेंगे निश्वसन इंस्पिरेशन, निश्वसन का मतलब होता है हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन को अंदर खींचना, O2 को अंदर खींचना, अंदर O2 को अंदर खींचना, O2 को अंदर खींचना, ये हमारा होता है निश्वसन की अवस्था। जब हम जो है ऑक्सीजन को अंदर खींचेंगे, सांस लेंगे, तो हम कहेंगे डायफ्राम हमारे लास्ट जो हमारी 12वीं जोड़ी पसलियां होती हैं, उस 12वीं जोड़ी पसलियां से हमारी क्या होते हैं, डायफ्राम जुड़ा होता है। ये हमारा डायफ्राम हम कहेंगे 12वीं जोड़ी रिब्स से, 12वीं जोड़ी रिब्स से जुड़ी होती हैं, 12वीं जोड़ी रिब्स से जुड़ी होती हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो ये ऊपर चढ़ती हैं, जब ये ऊपर चढ़ती हैं तो हम लोग कहेंगे क्या होंगी, ये सिकुड़ती हैं। जो ऊपर चढ़ने मतलब क्या हुआ, ये सिकुड़ती हैं। हमें मालूम हो गया कि डायफ्राम क्या करेगा, सिकुड़ता है उस समय। अगला ये 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गहरे निश्वसन। अब यहाँ पर देखिए नी न होके निश्वसन, निश्वसन का मतलब होता है एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन, O2 को बाहर निकालना। हम कहेंगे O2 को फेफड़े से बाहर निकालना, O2 को फेफड़े से बाहर निकालना। अब देखिए O2 भी कह सकते हैं या वायु भी बोल सकते हैं, आप वायु भी कह सकते हैं O2, या आप कह सकते हैं वायु को बाहर, फेफड़े से बाहर निकालना। बाहर निकालने प्रक्रिया हमारी बोली जाती है निःश्वसन। तो गहरे निःश्वसन मीन्स हमें डीपली के बाद फेफड़े का अधिकतम निःश्वसन कहलाता है।
हम कहेंगे अधिकतम अधिक से अधिक कितनी आप वायु फेफड़े से बाहर निकाल दिए हैं, तो उसे फेफड़े के टर्म में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे फेफड़े की सजीव क्षमता बोली जाती है। क्या बोलते हैं जो है, फेफड़े की सजीव क्षमता। क्या बोलेंगे हम लोग, फेफड़े की हमारी क्या है, सजीव क्षमता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो हम लोग कहेंगे श्वसन केंद्र हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। बहुत बार ये आ चुका है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, हम कहेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ये होता कहाँ, हमारे ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए जैविक आलसीकरण में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रक्रियाएं होती हैं तो ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो आपको मालूम है कि ऊर्जा का जो रूप होता है वो एटीपी के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है ऊर्जा, हम कहेंगे ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में क्या करती है, बनती है, या हम कहें ग्लूकोज के ब्रेक होने से जो है क्या करती है, निर्माण होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन हम लोग कहेंगे एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। तो हम लोग कहेंगे कुल मिला करके हमारे एक मोल ग्लूकोज से हम लोग कहेंगे 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है हमारा। हम कहेंगे एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीडेशन श्वसन, एक हम कहेंगे श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। हमें मालूम हो गया कि ये हमारा 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग कहेंगे कि 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा और 30 एटीपी हमें जो है क्रेब्स साइकिल द्वारा बनती हैं। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्तनियों में प्रवाही वायु होती है। अब देखिए प्रवाही वायु, इस प्रवाही वायु को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये प्रवाही वायु क्या होती है, हम कहेंगे हमें सामान्य कंडीशन में जितनी वायु जो है हम सांस लेते हैं अंदर जाती है वायु, और सामान्य कंडीशन में जितनी वायु बाहर निकलती है उसी को हम लोग प्रवाही वायु कहते हैं। क्या बोलते हैं जो है, तो देखिए श्वसन के समय साधारण वायु की मात्रा जो अंदर भरती है या बाहर निकलती है, मीन्स जितनी अंदर भरी गई या जितनी अंदर बाहर निकाली गई वही हमारी होती है क्या, प्रवाही वायु। हम किसकी मात्रा कहते हैं कि सामान्य वायु की मात्रा हमारी कितनी होती है, 500 ml होती है। इतनी भरती है और इतनी ही बाहर निकलती है, मीन्स 500 ml हमारी जो है क्या होती है, वायु सामान्य कंडीशन में फेफड़े में भरती है और सामान्य कंडीशन में इतना ही बाहर निकलती है, जिसे हम लोग प्रवाही वायु के नाम से जानते हैं। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स चक्र के अंतिम पद में क्या परिवर्तित होता है। आपको मालूम हो गया है कि क्रेब्स साइकिल का जो अंतिम पद होता है, क्रेब्स साइकिल का जो अंतिम पद रहा उससे हम लोग कहेंगे पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ। अब बातें आ गई क्रेब्स साइकिल का, कि क्रेब्स साइकिल देखिए क्रेब्स चक्र के अंतिम पद में क्या परिवर्तित होता है, हम कहें पायरुविक अम्ल परिवर्तित होगा या फ्यूमेरिक अम्ल या ग्लूकोज या लैक्टिक। तो हम लोग को मालूम है जो है, हम लोग कहेंगे मैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे हम लोग, कहेंगे मैलिक अम्ल। अंतिम पद में मैलिक अम्ल क्या करता है, चेंज होता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि ग्लाइकोलिसिस के अंतिम पद क्या बनते हैं, जो पायरुविक एसिड बनता है, और अंतिम पद क्रेब्स चक्र में जो परिवर्तित होता है वो कौन सा है, हम लोग कहेंगे मैलिक अम्ल है। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, बोला यदि वायु में साधारण ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों। हम कहेंगे कि वायु और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड प्रक्रियाओं के तहत रेस्पिरेशन को देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि CO और हम कहेंगे O2
O2 और CO2 में हम लोग कहेंगे एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्रियाशीलता, हम कहेंगे CO2 की एक्टिविटी क्या होती है, O2 से ज्यादा होती है, अधिक होती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है, शीघ्रता से समायोजित होता है, इसीलिए हमें घुटन पैदा होने लगती है जो है। मीन्स हीमोग्लोबिन ही है हमारा जो ऑक्सीजन को और CO2 क्या करता है जो है, एब्जॉर्ब करता है। तो ऑक्सीजन की तुलना में हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, शीघ्रता से जो है एडजस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहेंगे साइट्रिक अम्ल चक्र में पायरुविक अम्ल ऑक्सैलिक एसिड से पूर्व किस में परिवर्तित होता है, हम कहेंगे टीसी चक्र में, टीसीसी चक्र मीन्स क्रेब चक्र में पायरुविक अम्ल, हम कहें पायरुविक अम्ल चेंज होने लगा, हम कहेंगे पायरुविक अम्ल किस में चेंज हुआ, ऑक्सैलिक अम्ल से पूर्व। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सैलिक अम्ल से पूर्व किसमें परिवर्तित होता है, हम कहेंगे ये भी हमारे 10 चक्र में, 10 चरण में, 10 चरण में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। 10 चरण में हमारा क्रेब चक्र भी 10 चरण में पूर्ण होता है और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया भी हमारी जो है वो भी 10 चरण में पूर्ण होती है। अब यहाँ कह रहा है कि क्रेब चक्र में पायरुविक अम्ल ऑक्सैलिक एसिड से पूर्व किस में परिवर्तित होता है, हम कहेंगे लैक्टिक अम्ल में, सी से एकोनिटिक अम्ल में, या कहेंगे एसिटिक अम्ल में, या एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो हम लोग कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये परिवर्तित होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं। अरे शिवम सर वो चार्जर लगा दीजिए, डीम होता जा रहा है। आइए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा किस रूप में संवाहित होती है, मीन्स हम कहेंगे कि हमारे बॉडी में O2 भी सर्कुलेट करता है ब्लड के साथ, और हम कहेंगे CO2 भी सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। हम कहेंगे O2 हमारे बॉडी में जाता है जबकि CO2 हमारे बॉडी से जो है क्या करता है, फेफड़े में आता है। तो हम कहेंगे कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन CO2, ये CO2 की सर्वाधिक मात्रा रुधिर द्वारा किस रूप में संवाहित होती है, मीन्स आती है और जाती है, तो हम लोग कहेंगे बाइकार्बोनेट्स। किस रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में ये जो है आती और जाती है। आइए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 23वां क्वेश्चन। ये सबसे कम श्वसन दर कब होती है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है, कई भी आया हुआ क्वेश्चन भी है कि हम लोग सोते हैं तो हमारी, हम कहेंगे कि सोते समय श्वसन दर क्या होती है, सबसे कम हो जाती है। श्वसन दर सोते समय कम हो जाती है, जबकि रनिंग करते समय, दौड़ते समय श्वसन दर सबसे ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से श्वसन के समय, सोते समय, देखिए यहाँ पर दे रहा है सोते समय हमारी श्वसन दर क्या होगी, सबसे कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। देखिए स्तनी के फेफड़े में प्रवाही आयतन होता है स्तनधारी, स्तनधारी मीन्स हम स्तनी मतलब होता है कि जितने भी जो है स्तनधारी होंगे, लाइक दैट आप तो यहाँ मनुष्य को ही लेंगे, मनुष्य मनुष्य भी हमारा एक स्तनधारी प्राणी होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे मनुष्य हैं इनके फेफड़े में ये प्रवाही आयतन क्या होता है, अभी आपको मिला था प्रवाही वायु मिली थी, अब यहाँ प्रवाही आयतन मिल रहा है कि देखिए प्रवाही आयतन क्या होता है, वायु की अधिकतम मात्रा जो फेफड़े में आ सकती है, वायु की वह मात्रा जो साधारण श्वासोच्छ्वास के बाद फेफड़ों में बची रह जाती है, वायु की वह मात्रा जो अधिकतम उच्छ्वास के बाद सामर्थ्य से बाहर निकाली जा सकती है, वायु की वह मात्रा जो साधारण
श्वासोच्छ्वास के समय भीतर ली जा सके, मीन्स भीतर ली जा सकने वाली, बाहर निकाली जा सकने वाली, फेफड़े में बची रह जाती है। फेफड़े में हम कहेंगे वायु की अधिकतम मात्रा जो फेफड़े में जो फेफड़े में आ सकती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को मालूम है कि वह वायु वह वायु की मात्रा जो साधारण श्वासोच्छ्वास के समय भीतर ली जा सके, यही प्रवाही आयतन होता है। पूरी ताकत लगा करके जो है जितना आप जो है वायु फेफड़े में भर सकते हैं, वही हमारा क्या हो गया, जो है कैपेसिटी ऑफ लंग्स हो गया। हम कहेंगे फेफड़े की क्षमता या फेफड़े की संपूर्ण क्षमता या प्रवाही आयतन के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। मीन्स पूरी ताकत लगा करके फेफड़े में जितना वायु भरना है भर लीजिए, और उसी को हम लोग बोलेंगे प्रवाही आयतन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में श्वसन वर्णक पिगमेंट होता है। ये हमारा देखिए हमने इसको इसलिए ले लिया है कि हम लोग कहेंगे कि हमारे जो श्वसन वर्णक होते हैं, श्वसन वर्णक, तो श्वसन वर्णक हम लोग को मालूम है कि श्वसन वर्णक कौन सा होता है। तो देखिए ये आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के तहत हमारा सही होता है हीमोसाइनिन और साइटोक्रोम। श्वसन वर्णक ये मनुष्यों का होता है, मनुष्य। देखिए हम कहेंगे मनुष्य में हम लोग कहेंगे श्वसन वर्णक कौन सा होता है, मनुष्य में श्वसन वर्णक साइटोक्रोम होता है, मनुष्य में साइटोक्रोम होता है, जबकि आर्थ्रोपोडा में हीमोसाइनिन होता है। तो इसलिए श्वसन वर्णक आप समझ गए होंगे, पिगमेंट्स है, वर्णक है यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। अब इसे आप अच्छे से देखिए कि श्वसन क्रिया स्टार्ट कहाँ होती है, श्वसन क्रिया समाप्त कहाँ होती है। तो हम कहेंगे रेस्पिरेशन स्टार्ट इन द बॉडी और रेस्पिरेशन एंड्स इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में कहाँ से रेस्पिरेशन का एंड्स होता है और कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम कहेंगे यहाँ पहले तो ये देख लीजिए कि श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, मीन्स पूर्ण होती है। संपन्न मीन्स पूर्ण होती है या समाप्त होती है। श्वसन क्रिया कहाँ पर हमारा समाप्त होती है। तो हम लोग को मालूम है कहाँ पर समाप्त होती है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या फेफड़े की कूपिका कोशिकाओं में समाप्त होती है, आहार नाल की कोशिकाओं में समाप्त होती है, या मस्तिष्क कोशिकाओं में समाप्त होती है, या शरीर की समस्त कोशिकाओं। ये देखिए हमें मिला कि बॉडी की हमारी जो समस्त सेल होती हैं, ऑल सेल्स हमारे बॉडी में जितनी भी सेल होती हैं, उसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के श्वसन क्रिया हमारी संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस में ही हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, मीन समाप्त होती है या पूर्ण होती है। तो हम कहेंगे कोशिकाओं में होती है। जबकि श्वसन क्रिया प्रारंभ कहाँ होती है, तो हम कहेंगे अगर प्रारंभ की बात आएगी तो फेफड़े की कूपिका कोशिकाओं में, यहां से प्रारंभ की बातें होती हैं जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का संयोजन निर्भर करता है। हम कहेंगे कि ऑक्सीजन हमारा कनेक्ट होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जो है जुड़ जाता है। तो जुड़ने के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा ये निर्भर करता है किस पर, जुड़ना किस पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना किस पर निर्भर करता है, रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रवेश से रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना। तो इसके तहत हम लोग क्या लेंगे, हम कहेंगे कि ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन का संयोजन निर्भर करता है रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि रुधिर में O2 की मात्रा का घटना ही हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन की प्रक्रिया निर्भर करता है। जैसे जैसे रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे हम कहेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता जाएगा। आइए 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा निकलती है।
अब हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर ऊर्जा, ऊर्जा कैलोरी में। तो देखिए एक मोल हमने बता रखा है आपको, एक मोल ग्लूकोज से, एक मोल ग्लूकोज, एक मोल ग्लूकोज से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हम कहेंगे, ऑक्सीकरण मीन्स टूटने से, ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से हम कहेंगे 38 एटीपी का निर्माण होता है। और इस 38 एटीपी से हमें मिलेगा 6,86,000, 6,86,000, 6,86,000, 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलेगी, ऊर्जा निकलती है। मीन्स ऑप्शनल आपका सही होता है बी, मीन्स 6,86,000 कैलोरी जो है क्या करेगी, ऊर्जा निकलेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन देखिए, श्वसन कैस्केड में बनते हैं, श्वसन कैस्केड में क्या बनते हैं जो है, तो हम कहेंगे कि श्वसन कैस्केड, श्वसन कैस्केड में क्या बनेगा, हम कहेंगे कि श्वसन कैस्केड, याद रखना ये मेजर है हमारा, इंपॉर्टेंट है। श्वसन कैस्केड, श्वसन कैस्केड में ही हमारा क्या होते हैं, हम कहेंगे एटीपी का निर्माण होता है। ये भी एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के O2 की उपस्थिति में बनता है श्वसन कैस्केड। हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस, 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 ग्लाइकोलिसिस में O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति में हम कहेंगे कैस्केड बनता है। O2 की उपस्थिति में कैस्केड, कैस्केड, कैस्केड बनता है। और इससे 6 एटीपी देखिए यहाँ पर दे रहा है 6 एटीपी का निर्माण होता है, जबकि इथिल एल्कोहल जब बनता है तो वहां से 2 एटीपी का निर्माण होता है और टोटल मिलकर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में हो जाते हैं 8 एटीपी का निर्माण। तो इस तरीके से आप श्वसन कैस्केड समझ गए होंगे कि ग्लाइकोलिसिस में O2 की उपस्थिति में कैस्केड बनते हैं, इससे 6 एटीपी का निर्माण होता है। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन कितना % ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ले करके मूव करती है, घूमती है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। हम कहेंगे हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित O2 का प्रतिशत कितना है, हम लोग को याद होना चाहिए 97% होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 31वां क्वेश्चन, मनुष्य की श्वास नाल में जब हवा नहीं होती है तो भी वह चिपकती नहीं है, क्यों? हम कहेंगे कि श्वसन नाल में हवा न रहने पर भी वो नहीं चिपकती है, ऐसा क्यों है, नहीं चिपकती है क्यों? हम कहेंगे कि कार्टिलेज के छल्ले के कारण, कार्टिलेज हम लोग कहेंगे कि पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी कैनाल होती है, श्वसन नाल होती है, वो हमारे कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी। और कार्टिलेज में भी सी आकार के क्या होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। इसी के कारण हवा न रहने पर भी श्वसन नाल आपस में चिपकती नहीं और क्या है, वो खुली की खुली रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन हम लोग का, फेफड़े से बाहर आते समय रुधिर में इनके अंदर जाते रुधिर की तुलना में किसकी मात्रा अधिक होती है? अब यहाँ पर देखिए, फेफड़े से बाहर आते समय, फेफड़े से हमारा क्या बाहर आएगा, फेफड़े से बाहर आते समय रुधिर में, अब देखिए फेफड़े से बाहर आते समय रुधिर में इनके अंदर जाते समय रुधिर की तुलना में किसकी मात्रा अधिक रहती है? तो इसे आप जनरली जानते हैं जो है, किसकी अंदर जाएगा तो O2 अंदर जा रहा है। देखिए रुधिर की तुलना, इनके अंदर जाते रुधिर की तुलना में किसकी मात्रा अधिक रहती है? हम कहेंगे O2 जाते समय, जाते समय, जाते समय, जाते समय O2 अधिक होगा, O2 अधिक होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। और यहाँ पर हम कहेंगे आते समय, आते समय,
आते समय CO2 अधिक होगा, CO2 अधिक होगा। तो इस तरह के आपने देख लिया कि अधिक क्या होगा और हमारा कम क्या। मीन से जब हम सांस लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि O2 क्या होगी, ज्यादा होगी हमारे ब्लड में, और जब ब्लड से लौट करके आएगी तो CO2 ज्यादा आएगी। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं, जो देखिए निश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, मीन्स इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में O2 की कितनी मात्रा होती है। तो हमें मालूम है कि इंस्पिरेशन का मतलब जो भी हम वायु खींचते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने पर जो वायु हमारे फेफड़े में गई, फेफड़े से हमारी बॉडी में गई, तो उसमें कितनी O2 हमारी थी। तो हम लोग कहेंगे हम लोग को मालूम है 16% होती है। कितनी होती है वायु में ऑक्सीजन, हम लोग को मालूम है 21% होती है। कितनी होती है, हमें मालूम है कि वायु में वायु में वायु में 21%, लगभग 21% O2 होती है, O2 होती है, लगभग 21% O2 वायु में होती है। लेकिन निश्वसन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं नाक के माध्यम जब जाती है, यहाँ पर हम कहें कि O2 16% नहीं रह जाती, हमारी कितनी हो जाती है, 16% हो जाती है जो है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, 16% नहीं 21%। देखिए वायु के प्रोसेस हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हम लोग कहेंगे 21% होती है, ये मिस्टेक अभी हो रहा था। ये हम कहेंगे कि हमारा एब्जॉर्प्शन की बातें ही नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी से जैसे कनेक्ट करेगा वैसे हमारी टोटल वायु कनेक्ट करेगी, 21% ही कनेक्ट करेगी हमारी निश्वसन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन की श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। रेस्पिरेशन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो हम लोग को मालूम है कि श्वसन का केंद्र मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। आइए 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, श्वसन के समय पायरुविक अम्ल। अब हम लोग को मालूम है कि पायरुविक अम्ल हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद हमारा पायरुविक अम्ल होता है। पायरुविक श्वसन के समय पायरुविक अम्ल क्या होता है, क्रेब चक्र में परिवर्तित होता है, केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में निर्मित होता है, विभक्त होकर CO2 और 2 कार्बन यौगिकों का निर्माण करता है, प्रोटीन विश्लेषण के समय निर्मित होता है। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा क्या होता है, विभक्त होकर पायरुविक अम्ल क्या करेगा, एक ब्रेक करेगा, ब्रेक CO2 और 2 कार्बन यौगिकों में क्या होता है, विभक्त होता है, और स्टार्ट हो जाती है TCC, प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। क्रेब साइकिल यहीं से फिर क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36वां क्वेश्चन देखिए, यदि समुद्र तल पर रहने वाला व्यक्ति पर्वत शिखर पर रहने लगे तो उसमें क्या होगा। हम कहेंगे कि समुद्र तल मीन्स धरातल पर है, या जब पहाड़ पर रहने लगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रतिजन की मात्रा बढ़ जाएगी, श्वेत रुधिराणुओं की संख्या घट जाएगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहें हीमोग्लोबिन की मात्रा, जैसे आप पर्वत पर जाएंगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या करती है, रक्त में आपके बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण की वायु में CO2 की मात्रा होती है। हमें ये भी मालूम है कि इस एयर में, वातावरण के एयर में कितना CO2 होता है। तो हम कहेंगे 0.03%, 0.03% हमारा क्या होता है, CO2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शशक के दाएं फेफड़े में होता है। शशक मीन्स खरगोश की ही बातें हैं यहाँ पर, शशक मीन्स हम कहेंगे खरगोश। तो हम लोग कहें शशक के दाएं फेफड़े में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके दाएं फेफड़े में, दाएं फेफड़े हम कहेंगे 4 लोब से होते हैं। कितने लोब से होते हैं, 4 लोब से होते हैं। और जबकि मनुष्य की बातें करें जो है 2 लोब से होते हैं। मनुष्य में देखिए, मनुष्य में 2 पिंड होते हैं, 2 पिंड होते हैं। मनुष्य में फेफड़े में, दाएं फेफड़े में 2 पिंड होते हैं, जबकि हम कहेंगे कि यहाँ पर जब हमारा शशक आएगा तो उसमें 4 पिंड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक्सीडेंट में व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो गई, यद्यपि उसके मस्तिष्क के ब्रेक आमाशय था, हार्ट को चोट नहीं लगी, फिर भी मृत्यु का संभावित कारण हो सकता है।
हम कहेंगे कि उसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं, एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन उसके मेजर ऑर्गन्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगा, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु का कारण क्या रहा है? जो है हम कहेंगे लार रुधिराणुओं का स्कंदन हो गया, पाचन का रुकना हो गया, डायफ्राम फट गया, लैरिक्स फट गया। हम कहेंगे डायफ्राम फट गया। क्या फट गया? हम कहेंगे सभी ऑर्गन्स बेहतरीन हैं लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई, अटंडम मृत्यु हो गई, देखने में लगी नहीं रहा कि कहीं चोट लगी है, फिर भी मृत्यु हो गई। मीन्स हम कहें उसका डायफ्राम क्या किया? फट गया। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का आपके रेस्पिरेशन सेट फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन है, मनुष्य कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के फेफड़े के, यहाँ हमारा होना चाहिए था क्या मनुष्य के कुल सजीव क्षमता, या मनुष्य के फेफड़े की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? तो हम लोग क्या कहेंगे, मनुष्य के फेफड़े की कुल सजीव क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? 46 ml होती है, 46 ml होती है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन का आज सेट नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। कल हम लोग अपने सेट नंबर 2 के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।